कदीम हिंद आरियाई दौर जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक जो है वो माना जाता है। और इस दौर का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1000 साल है, जिसको हमने दो इदवार में क्या किया है, तकसीम किया है। जिसको हम लोग कहते हैं पहला जो दौर होता है वो होता है हमारा वैदिक संस्कृत, जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक। इसके बाद जो दूसरा पीरियड शुरू होता है जिसे हम लोगों ने माना है क्लासिकल संस्कृत, उसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1000 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक। ये दो इदवार हमारे लिए एग्ज़ाम के हवाले से अहम है। इसके बाद बात करते हैं आर्य जो अपने साथ ज़बान लेकर आए थे, उसे उन लोगों ने यहाँ पर आकर क्या किया, पाक और साफ़ किया। और इस पाक और साफ़ ज़बान को क्या कहा, संस्कृत का। और संस्कृत ज़बान में ही हमें सबसे पहले वेदों के बारे में पता चलता है और वेदों की जो है वो रचना होती है। और इसीलिए जो इनका पहला दौर शुरू होता है उसे हम लोग वैदिक संस्कृत कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैदिक सभ्यता जो है वो हमारे यहाँ पर पहली सभ्यता मानी जाती थी। इसीलिए मसूद हुसैन खान ने भी जो है वो 1500 कबल मसीह से ही क्या बताया, आर्यों की आमद बताया है। लेकिन जब रिसर्च ने या जब तहकीक निगारों ने जो इस पर रिसर्च की, तब पता चला कि पहली जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है। इसके बाद जब ये वैदिक संस्कृत की रचना हुई और वेद कितने हुए, 4। और इन चारों वेदों में जो सबसे पहला वेद आया वो आया हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही सबसे पहले हमें संस्कृत ज़बान के नमूने देखने को मिलते हैं। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो है वो क्या है, हमारे 4 वेद हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद कदीम कौन सा है, तो ऋग्वेद, और सबसे नया कौन सा है, अथर्ववेद। ये बात यहाँ पर जो है वो आप लोग नीचे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंजिल है, यानी कि 10 अबवाब है। और इन अबवाब में जो है वो दूसरा और 7वां जो है वो पुराने हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, नए हैं। ये भी जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा वेद आता है वो आता है हमारा मौसीकी, जिसको हम लोग सामवेद कहते हैं। यानी कि सामवेद दूसरा है और उसमें जो है वो मौसीकी की बात की गई है। और सामवेद को ही संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। और उर्दू में जो मराठी ज़बान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसीकी की ज़बान कहते हैं। और ये जो मौसीकी ज़बान है मराठी, इसमें ही जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हुर्फ़ इल्लत जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक संस्कृत हम बात करें, इसमें 4 वेद आते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जैसा कि हमें पता चला है कि इस ज़बान को पाक माना गया है और साफ़ माना गया है। और जब वेद आए तो ब्राह्मण आ गए, यानी कि ब्राह्मण एक समाज होता है और उन्होंने जो है वो अपने आप को आर्यों की तरह क्या बताया, श्रेष्ठ बताया, यानी कि उन्होंने आला बताया। और यहाँ पर आकर उन्होंने जो है वो नए कायदे कानून लगाना शुरू किया। और इन्हीं कायदे कानून से जो है वो एक नई व्यवस्था जो है वो सामने आई, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में जो है वो सबसे ऊपर किसको रखा, ब्राह्मण को रखा, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद जो है वो क्या रखा, शूद्र रखा, जिसको हम लोग नीची जाति भी जो है वो मानते हैं। और ये जो संस्कृत ज़बान है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी मानी गई, ये ब्राह्मणों की ज़बान मानी गई। और इसके अलावा जितने भी नाटक लिखे गए हैं उस ज़माने में, जैसे कालिदास का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, ये भी संस्कृत ज़बान में लिखा गया है। तो इसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया गया है वो संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जितने भी किरदार थे जो ख़ास तौर पे आला दर्जे के थे उनको ही संस्कृत बोलने की क्या थी, इजाज़त थी। और जो नीची जात के लोग थे उनको संस्कृत बोलने की क्या नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। वो क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके रूल और रेगुलेशन जो है वो लगा दिए थे संस्कृत ज़बान पे कि इनको सिर्फ आला ज़ात के लोग ही बोल सकते हैं। अगर उसमें कोई किरदार होता तो वो नीची ज़ात के लोग थे, तो उनके लिए कौन से ज़बान को इस्तेमाल किया गया, मागधी ज़बान को जो है वो इस्तेमाल किया गया। और जो संस्कृत ज़बान थी वो सिर्फ ऊंची जात की ज़बान बन के रह गई। और जब लोग नीची जात के सामने लोग थे, उनको बात करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो संस्कृत ज़बान में क्या हो गई, उन पे पाबंदी लग गई और उन पे जो है वो रूल रेगुलेशन लगने लगे। और इसीलिए संस्कृत ज़बान के जो है वो इसी दौर में क्या शुरू हुई, कवायद पर एक किताब लिखी गई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ जब ये वैदिक पीरियड ख़त्म हो जाता है
तो दूसरा हमारा दौर शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। और इसमें जो पूछा जाता है सबसे पहला सवाल कि क्लासिकल संस्कृत की तसनीफ़ कौन कौन सी हैं, तो रामायण और महाभारत ये दोनों क्लासिकी संस्कृत की क्या है तसनीफ़ हैं, और जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत की तसनीफ़ हैं। रामायण के जो मुसन्निफ़ हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, और महाभारत के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं वेद व्यास। और ये दोनों जो है वो महाकाव्य हैं हिंदू मज़हब के, जो हिंदू मज़हब में क्या माने जाते हैं, बहुत पाक माने जाते हैं, और जो कवायद के साथ लिखी गई है। और आज भी ऐसा ही रूल है कि ये जो किताबें हैं रामायण या महाभारत सिर्फ बड़े लोग ही क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, नीचे जात के लोग जो है वो इसे नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऊपर कि संस्कृत की जो है वो कवायद की किताब भी लिखी गई है, और वो कदीम हिंद आर्याई दौर में लिखी गई है। जो पहली कवायद की किताब मानी जाती है वो मानी जाती है अष्टाध्याय। इसके मुसन्निफ़ है पाणिनि, और जैसा कि आपको पता है अष्ट माने होता है 8, तो ये 8 सबक पर जो है वो मबनी है। ये इसमें जो है वो 8 अबवाब हैं, और इसको ही हम लोग संस्कृत ज़बान की क्या मानते हैं, पहली कवायद की किताब मानते हैं। और इसी किताब में जो है वो संस्कृत को पढ़ने, लिखने, बोलने के क्या हैं कवायद को जो है वो इसमें पेश किया गया है, और ये किसने किया है, पाणिनि ने। इसके अलावा दूसरी किताब है जिसको हम लोग कहते हैं महाभाष्य, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है पातंजलि, और इनको जो है वो हम लोग योग गुरु के नाम से भी जानते हैं। और इसकी भी ज़बान जो है वो क्या है, इसकी भी ज़बान जो है वो संस्कृत है, और ये भी जो है वो आला तबके के लिए लिखी गई एक किताब थी जिसका नाम था महाभाष्य। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग जैसे पतंजलि हैं तो आपको पता होगा 21 जून को जो है वो पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है, जो योगा डे मनाया जाता है। और अगर हम लोग इसे ज्योग्राफी के एतबार से देखें तो यहाँ पर जो है वो सबसे लंबा दिन भी जो कब माना जाता है, 21 जून को माना जाता है। और अगर हम बात करें सबसे लंबी रात, तो सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को जो है वो मानी जाती है। सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटी रात भी जो है वो 21 जून को होती है। आप लोग यही बात जो है वो याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो ऊपर बात की गई वो माहिरीन ने बताई थी, लेकिन कुछ हिंदी के विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो है वो कदीम हिंद आर्याई दौर को जो है वो अपने अलग अलग तरीके से जो क्या किया है, उसे डिवाइड किया है, उसे अलग अलग दौर में जो है वो इदवार में तकसीम किया है। इसीलिए डॉक्टर शिवदेश वर्मा ने जो है वो इस दौर को यानी कि कदीम हिंद आर्याई दौर को 5 इदवार में तकसीम किया है। ऊपर हमने 2 पढ़े थे जिसमें क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत आया था। यहाँ पर जो है उन्होंने क्या बताया है, 5 मंजिल बताई है। यहाँ पर एग्ज़ाम के हवाले से सिर्फ आपको मंजिल याद रखनी है। जैसे वैदिक मंजिल, तो वैदिक मंजिल में सारे वेद आते हैं। अहद पाणिनि मंजिल का मतलब होता है जिसमें अष्टाध्याय लिखी गई है। इसके अलावा रज़मिया अहद मंजिल, रज़मिया का मतलब आपको पता है जिसमें जंग का बयान किया जाता है। तो महाभारत और रामायण में क्या है, जंग का ही क्या है बयान किया गया है, तो इसलिए आती है रज़मिया। इसके अलावा दुनियावी मंजिल आती है। इसमें एक मंसूबा होता है कि सिर्फ ऊपर के लोग ही बोलेंगे, यानी कि ये वो ज़बान थी जिसे सिर्फ आला तबके के लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो 5वीं मंजिल थी जिसको हम लोग बोलते हैं टकसाली मंजिल, तो इसको जो है वो नीचे तबके के लोग बोला करते थे। तो इस तरीके से क्या हो गई, ये 5 मंजिल हो गई जो हिंदी के विद्वानों ने जो है वो तकसीम की है। इसी के अलावा कुछ और लोगों ने जो है वो इसका अलग अलग मायार बताया है कदीम हिंद आर्याई दौर का संस्कृत ज़बान का। उन्होंने जो है वो इनका मायार, जो सबसे पहला मायार बताया है वो बताया है मायारी ज़बान। और मायारी ज़बान उसे कहा है जो सिर्फ ऊंचे लोगों को बोलने का हक था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसी के अलावा नीम मायारी ज़बान, ये उस इलाके में बोली जाती थी संस्कृत जो अम्बाला से लेके इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसी के दरमियान बोली जाने वाली ज़बान को हम लोग नीम मायारी ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा गैर मायारी ज़बान, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी उसको हम लोग बोलते हैं गैर मायारी, जिसका इलाका यूपी और बिहार जो है वो क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हिंद आर्याई की जो दौर है उसमें जो कदीम हिंद आर्याई दौर का है वो 1500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक था। तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट शुरू होता है या दूसरा इदवार शुरू होता है 1500 कबल मसीह से, और इसका जो दौर का शुरुआत होती है वो होती है 1500 कबल मसीह से।
और इस दौर में जो है वो दो महापुरुषों का जन्म हुआ, जिसमें हम लोग कहते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने जो है वो बौद्ध धर्म चलाया और महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया। और जब संस्कृत पर रूल रेगुलेशन लगने लगे, जब कवायद पर जो है वो मबनी ज़बान होने लगी और नीचे तबके के लोगों को जो है वो इसके बोलने पर पाबंदी लग गई, तो इसीलिए जो है वो एक नई ज़बान उरूज में आई, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत। और इसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो होता है आपका 500 कबल मसीह के बाद। और इसीलिए जब हम लोग कदीम हिंद आरियाई दौर के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, अहद वस्ता का, और अहद वस्ता का टाइम पीरियड भी यहीं से शुरू होता है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। यहाँ पर आप लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है वो ये सारी बातें जो है वो समझ में आती है। और प्राकृत के जो मायने होते हैं वो होते हैं फितरी ज़बान के, यानी कि जो ज़बान कुदरत ने पैदा की हो या जिसको जो है वो खुदा ने बनाया हो, उसे हम लोग कुदरती ज़बान कहते हैं। और यहीं से जो है वो कौन सा दौर शुरू होता है, हमारा अहद वस्ता का दौर शुरू होता है, जिसका जो श्रेय है या जिसके जो किरदार हैं या बानी है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक होती है ज़बान और एक होती है लिपि। ठीक है, तो ज़बान अलग होती है और लिपि जो है वो अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू की जो लिपि है या उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो होता है ख़त नस्तालिक। इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का होता है रोमन। हिंदी की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी की होती है गुरुमुखी। एग्ज़ाम में जो है ये काफ़ी सवाल यहाँ से जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, इंग्लिश की क्या है, रोमन, और उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो ख़त नस्तालिक, और पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी।